Hello guys, welcome back to my channel. This is me Adnan Abdul Ahad, and today I am going to teach you the second part of atomic structure. In previous class we studied about the discovery of electron and Dalton's atomic theory. In this class we will discuss about anode ray experiment or discovery of proton and discovery of neutron. सो गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्यों की गई थी, क्या रीज़न रहे थे उनके बीच में, डिस्कवरी करने के बीच में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की गई थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों ऐसा क्या हुआ था कि इनकी डिस्कवरी की आवश्यकता पड़ी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था और हम लोगों को सबको पता है, हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रली चार्ज होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर उसके पास यानी किसी भी एटम में कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसका साफ मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी रहा होगा। एम आई राइट? तो इसको ये चीज सोचने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे जैसे जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो वो डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा की गई थी। उस टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो जोर शोर पे था। तो गोल्डस्टीन ने भी क्या किया था कि इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब का ही इस्तेमाल किया था। बस इन्होंने क्या किया था कि कुछ फर्क कर दिए थे। जो पहले हमारे वैज्ञानिक जो थे जे थॉमसन, उन्होंने जो यूज किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें से थोड़ा फर्क इन्होंने क्या कर दिया था। इन्होंने एक फर्क ये किया था कि इसका जो प्रेशर था, डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर था, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे वो प्रेशर था 10⁻³ mmHg, उसी प्रेशर को इन्होंने बढ़ा करके 10⁻⁻1 mmHg कर दिया था। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने एनोड को परफोरेटेड किया था, लेकिन यहां पे इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। इन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज किया और कैथोड के पीछे इन्होंने ZnS की लेप लगा दी, यानी ZnS के फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर बना दिया। तो ये कुछ बदलाव किए थे इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में। बात करते हैं अगर डिस्कवरी ऑफ, अगर आप डालते हैं कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, तो गूगल पे आता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इसका श्रेय जाता है अकॉर्डिंग टू गूगल। लेकिन अभी अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं तो गोल्डस्टीन को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंटली इसको बताया था और रदरफोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम दिया था। तो गोल्डस्टीन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए ज्यादातर श्रेय इनको जाता है। अगर मान लो कहीं सवाल आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी और वहां पे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का नाम आ जाएगा, तो हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे वो गोल्डस्टीन को देंगे। इनको गोल्डस्टाइन भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक परफोरेटेड एनोड लिया था, परफोरेटेड एनोड लिया था और कैथोड लिया, परफोरेटेड कैथोड का यूज किया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या देखा कि जब एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही थी, ठीक है, इधर से जब कुछ रेज आ रही थी तो इन्होंने देखा कि वो रेज माइनस चार्ज की तरफ यानी एनोड की तरफ जा रही हैं। कुछ रेज इन्होंने सेंड करवाई इधर से, तो इन्होंने इसको पहले क्या किया था, एक हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया था। एक हाई वोल्टेज से क्या किया था, इसे कनेक्ट किया था। लगभग 10K वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट से इसको क्या किया था, इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया था। तो इन्होंने देखा
कि इधर से कुछ रेस जा रही हैं, इधर से क्या है, कुछ रेस जा रही हैं, जो रेस जा करके हमारे कैथोड के पीछे हिस्से में फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर पड़ रही हैं और वो क्या कर रही हैं, उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को फ्लोरोसेंस दे रही हैं, यानी उसमें चमक पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो वहां से इन्होंने एनोड रे के ऊपर कुछ बातें बताई। जैसे इन्होंने बताया कि जो एनोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्या कर रहा है कि अगर उसको हम यहां से भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो उधर चला जा रहा है या इधर चला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो लेप लगाई थी तो सामने जाकर के ही उसी लेप के ऊपर जिंक सल्फाइड की लेप को क्या करते हैं लोग चमकदार कर रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि इनके जो ये कण थे इधर या उधर चले जा रहे थे। ठीक है, वैसे ही कई सारी और बातें बताई थी जो अभी हम आगे तुमको प्रॉपर्टीज में बताएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया इन्होंने कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एनाल रेस की और या कैनाल रेस या एनोड रेस की। अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो हमारी एनोड रेस हैं, एनोड रेस ट्यूब, अगर इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये जो ट्रेवलिंग करती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपने अभी देखा था कि जब ये एनोड रेस की तरफ से निकल रही तो सीधा ये कैथोड के पीछे वाले हिस्से में जाकर के टकरा रही थी। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि अगर इनके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की अगर बात करें तो कहा जाता है कि जो इनका ओरिजिन होता है वो एनोड वाले हिस्से से ना होकर के, एनोड वाले हिस्से से ना होकर के इनका जो ओरिजिन होता है वो गैसियस आयन से होता है। क्योंकि जब उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला मामला किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने सिर्फ यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी और परफोरेटेड कैथोड लिया था। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतना देखा था कि इधर से कुछ रेज इधर आ रही हैं, लेकिन इन्होंने यहां से कुछ रेज इधर भी गई होंगी जो कि हमें दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि यहां पर हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई नहीं थी, जिससे हमको पता नहीं चल पाया। तो जो ये रेज इधर से उधर जा रही थी तो बीच में हमारे गैस के पार्टिकल्स थे, बीच में हमारे क्या थे, गैस के पार्टिकल्स थे। तो जब इधर से कैथोड रेज जा रही थी तो जैसे ही इससे टकराती हैं तो कैथोड रेज यहाँ पे क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं और यहाँ से क्या बन जाता है, हमारा आयन बन जाता है। तो बात करते हैं जो एनोड रेज का जो ओरिजिन होता है वो गैसियस आयंस के द्वारा होता है। एनोड रेज का जो ओरिजिन होता है वो किसके द्वारा होता है, गैसियस आयंस के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है। जैसे मान लो E/m की अगर बात करते हैं तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, यानी कि वो हर एक एटम में पाया जाएगा। लेकिन इनका जो E/m है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का E/m ना ही गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था और ना ही इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, लेकिन इनका जो E/m होता है, इनका जो E/m होता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट होता है गैस के नेचर पे, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी जिस तरह की गैस होगी इनका E/m वैल्यू भी उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या किया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारी गैसेस ली, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बार बार गैसेस ले रहे थे तो उनका है इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, E है जो चार्ज है वो इसी का है, प्रोटॉन का चार्ज, E/m प्रोटॉन का चार्ज और m है प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज गैस पे कैसे डिपेंड करता है, चार्ज और मास कांस्टेंट ही रहेगा। वही मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज बता। इनका E/m गैस के नेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि अभी हम लोग देखा इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, गैसियस आयन से हो रहा है। इन्होंने क्या किया, कई तरह की अलग अलग गैसेस लिए। तो मान लो इन्होंने सबसे पहले लिया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस लिया तो इनका जो E/m का वैल्यू आ गया 1x आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हीलियम गैस ली और हीलियम गैस का इन्होंने देखा कि 2x आ रहा है। ऐसे ही कई सारी गैसें ली, नाइट्रोजन गैस ली, उसका देखा 7x आ रहा है। ऐसे ऑक्सीजन ली, उसका देखा 8x आ रहा है। तो इन्होंने उस चीज से वहां पर इन्होंने पता लगाया कि जो हमारा E/m वैल्यू होता है वो गैसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई जैसे गैस ले रहे वैसे उसका E/m वैल्यू आ रहा है। फिर इन्होंने देखा कि जितनी भी गैसेस का E/m वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू हमारी जो हाइड्रोजन गैस का आयन है यानी H+ आयन जो है
हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस का जो E/m वैल्यू आ रहा है x, उसी के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, उसी के क्या है मल्टीपल में। जैसे कि देखते हैं हीलियम का, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए इसका E/m वैल्यू कितना आ गया? 2x आ गया। वैसे ही नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन होते, इसका 7x आ गया। ऑक्सीजन के पास 8 होते, इसका 8x आ गया। ऑर्गन के पास 18 होते, उसका 18x आ जाएगा। तो इन्होंने देखा कि जब इसका यानी हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का जो E/m वैल्यू आया है x, वही E/m वैल्यू उसी के मल्टीपल में सबका आ रहा है। तो इन्होंने कह दिया कि जो हमारा प्रोटॉन है वो हमारा H+ आयन, यानी जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसी को इन्होंने बोल दिया प्रोटॉन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो नाम प्रोटॉन दिया था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है, और इसी के बाद से इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का जो प्लस का था H+, इसका इन्होंने मास निकाल लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का इन्होंने मास निकाल लिया। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो मास आया 1.675 इंटू 672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या इसे हम बोल सकते हैं 1 AMU। ठीक है, और इसी का इन्होंने जो चार्ज निकाला, वो चार्ज था हमारा आया था प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब इसका E/m वैल्यू निकाला तो E/m वैल्यू था इसका 9.58 इंटू 10⁻8 और 6 आ रहा था, आई थिंक 8 कूलम पर किलोग्राम। ये इनका E/m वैल्यू आ गया था। ठीक है, इतना हमारे क्या बोलते हैं एनोड रेज के बारे में था। वहीं पे हम लोगों ने जाना कि जो एनोड रेज होती हैं ये प्रोटॉन नहीं होती। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं? प्रोटॉन नहीं होती हैं। ये प्रोटॉन ना होकर के हमारी होती हैं गैसियस आयंस, यानी कि हर गैस के पास क्या होते हैं एनोड रेज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आयंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनोड रेज बोलते हैं, गैसेस के आयंस को। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों ने क्या किया था कि चार्ज की तो डिस्कवरी कर ली थी। अब हमको मेन डिस्कवरी भाई हमने सोचा कि भाई प्लस चार्ज भी हमने देख लिया एटम के अंदर हमने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी देख लिए। तो अब हमने सोचा कि भाई अब तो कोई जरूरत नहीं है, वही चीज है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो न्यूट्रॉन जो था भाई, जो दिखाता है ना अपना टैलेंट, वही तो सामने आता है सबके। तो न्यूट्रॉन अपना टैलेंट दिखाई नहीं रहा था। जब खोज हुई भैया रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई तब न्यूट्रॉन ने अपना टैलेंट दिखाया। वो भी कैसे दिखाया? एक वैज्ञानिक थे, तुमको पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास भी कंजर्व होता है और चार्ज भी कंजर्व होता है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे भैया जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया, 1932 में बेरिलियम की एक शीट ली। ठीक है, 4 बेरिलियम 9 बेरिलियम की एक शीट ली, जिसपे इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कर दी। और हमें पता है अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम को। जब हीलियम से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। हीलियम से हम जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा अल्फा पार्टिकल, यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई तो इन्होंने देखा कि जो हमारा इनका बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो बना 6C12। तो इन्होंने एक चीज देखी कि भैया इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है इसका? सेम आ रहा है। लेकिन इन्होंने देखा कि जो इसका मास है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी इधर टोटल मास की अगर बात करें तो 9 + 4 13 हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन का मास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी चीज है जिसके पास चार्ज तो कोई नहीं होता है, लेकिन एटम्स का जो मास होता है उसके ऊपर क्या होता है? डिपेंड करता है। तो चूंकि वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, तो इसलिए उस पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या रख दिया? न्यूट्रॉन कर दिया। उस पार्टिकल का नाम क्या कर दिया इन्होंने? न्यूट्रॉन कर दिया। ठीक है, अब हमने अभी बताया कि भाई जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज इसके पास नहीं होता है। इसका चार्ज क्या होता है हमारा? बिल्कुल 0 होता है। अब अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं तो मास इसका लगभग जो बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। इसका मास जो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻
27 किलोग्राम या 1.008 AMU होता है। इसका जो E/M रेशियो होता है वो रेशियो 0 होता है क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर किस वैज्ञानिक ने दिया है और कैसे कैसे दिया है, सारा उसके बारे में पढ़ाएंगे।